तो जी थोड़ा सा हम बिस्मिल्लाह करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस के लिए। पहले इम्पेयरमेंट लॉस की थोड़ी सी बातें बता देते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है। अगर हम IAS 36 की बात करें, इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस अप्लाई किस पे होता है? IAS 16 पे होता है, मतलब PPE के ऊपर। ये इसका स्कोप है एक तरह का। IAS 40 अगर कॉस्ट मॉडल पे हो, इसका मतलब है अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है ना, तो IAS 36 अप्लाई नहीं होता। IAS 38 पर अप्लाई होता है, इनटैंजिबल एसेट्स। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन नई स्कीम के हिसाब से वो सिलेबस में है, इनटैंजिबल एसेट्स। अब IAS 16 PP में पूरा कॉस्ट मॉडल पे भी और रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी, और IAS 40 सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे अप्लाई होता है, फेयर वैल्यू मॉडल पे अप्लाई नहीं होता। और IAS 38 इनटैंजिबल एसेट पर भी ये अप्लाई होता है। और ये IAS 2 इन्वेंट्री पर भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसका अपना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड हाँ, ऑडिट के चैप्टर के अंदर यानी ऑडिट के अंदर इसका एक लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। वो लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो IAS 36 वाला इंपेयरमेंट नहीं है। इंपेयरमेंट का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज का कम होना, इंपेयर हो जाना। तो वो वैल्यू तो कम हो सकती है इन्वेंट्री की, लेकिन उसके ऊपर IAS 36 अप्लाई नहीं होता। अब ये पता कैसे चलता है? सबसे पहले हमें इंडिकेशन मिलती है। पेपर में आपको सवाल आ सकता है इंटरनल इंडिकेटर बताएं या एक्सटर्नल इंडिकेटर बताएं। अगर वो इंटरनल इंडिकेटर पूछेगा तो हम इंटरनल इंडिकेटर बता देंगे। पेपर में जब इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया जाता है, इंटरनल या एक्सटर्नल इंडिकेटर का जिक्र जरूर हो रहा होता है। तो इंटरनल इंडिकेटर में मैं बस हिंट के तौर पर बता देता हूं, एक एसेट डैमेज या ऑब्सोलीट हो जाता है। एसेट का डैमेज होना इस बात की निशानी है कि आपका एसेट इंपेयर हो गया, या चेंज इन लाइफ, मतलब वो लाइफ भी डिक्रीज हो रही हो। अगर एसेट की लाइफ डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है। उसके बाद परफॉर्मेंस वर्स देन एक्सपेक्टेड, या रिस्ट्रक्चरिंग करो या डिसकंटिन्यू कर दो एसेट के इस्तेमाल, मतलब एसेट का इस्तेमाल कम कर दो। क्योंकि अगर एसेट का इस्तेमाल कम करते हैं ना तो उनकी वैल्यू इन यूज कम हो जाती है। तो डिसकंटिन्यू कर दो, एसेट को इस्तेमाल करना छोड़ दो, या रीस्ट्रक्चरिंग करो, तब भी इंपेयरमेंट टेस्ट जरूरी हो जाता। अच्छा, ये इंडिकेटर लिखा नहीं हुआ लेकिन है, मतलब कौन सा, कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड कर दो, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड कर दो तो फिर भी इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट जब रिफंड होती है तो तब भी इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते होते। गवर्नमेंट ग्रांट देखे ना, गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए,
अब सारे इन्वेस्टर को पता है, सारे लोगों को पता है कि गवर्नमेंट आपके साथ काम कर रही है, एक तरह से गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प की है। कल को आपने कोई वायोलेशन की, गवर्नमेंट ने कहा जी पैसे वापस करो, हो सकता है जो पैसे हमारे कस्टमर है वो हमारे इसके ऊपर एतबार ना करें, तो हमारे एसेट की जो प्रोडक्शन उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम होगी तो कैश फ्लो चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हो सकता है कि हमारे एसेट्स की वैल्यू इन यूज कम हो जाए। उसके बाद एक्सटर्नल इंडिकेटर की अगर हम बात करें, ये वो इंडिकेटर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। उसमें क्या होता है कि अगर सपोज दैट टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और हमारा एसेट आउट ऑफ डेट हो गया, या चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई इन्फ्लेशन का इशू आ गया, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई, तब भी इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना चाहिए। लोन रिस्ट्रिक्ट, कोई लॉ लीगल एप्लीकेशन कोई आ गई, या ओवरऑल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स डिक्लाइन, एसेट की अपनी वैल्यू कम हो गई है, या ओवरऑल पूरे बिजनेस के नेट एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, दोनों एक्सटर्नल इंडिकेटर है। मतलब जिसका इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हो वो एसेट की वैल्यू कम हो गई है या ओवरऑल बिजनेस के नेट एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है, ये दोनों एक्सटर्नल इंडिकेटर है कि हो सकता है फिर हमारा एसेट भी इंपेयर हो रहा। अब इसके अंदर वो कहते हैं तीन बातें हैं। एक होता है कंपल्सरी इंपेयरमेंट, कि लाजमी आपने इंपेयरमेंट लगानी लगानी। एक होता है कि अगर इंडिकेटर मिले तो लगानी है वरना नहीं लगानी। कहता है क्या इसको एनुअल इंपेयरमेंट करते हैं या नहीं, एनुअल इंपेयरमेंट की इजाजत है या नहीं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, टाइम कंस्ट्रेंट। तीन केसेस में हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं, और अदरवाइज इंडिकेटर हो तो कंपल्सरी और इंडिकेटर हो तो। कंपल्सरी कौन से तीन केस हैं? नंबर 1 गुडविल, अगर आपने गुडविल खरीदी है तो आपने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है। दूसरा इंटेंजिबल एसेट, और उसकी अभी लाइफ डिफाइन, लाइफ नॉट डिफाइन। और इंटेंजिबल एसेट नॉट अवेलेबल फॉर, मतलब दो, अगर इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ का नहीं पता उसकी भी हर साल इंपेयरमेंट लगाते होते हैं, और वो इंटेंजिबल एसेट जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए उसकी भी हर साल इंपेयरमेंट करते हैं। जो गुडविल आपने खरीदी हुई है, जैसे किसी का नाम खरीदते हो तो उसकी भी हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं कि अभी उस नाम की ठाठ बाट वैसी है या कम तो नहीं होगी। अदरवाइज इंडिकेटर हो तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगानी है, वरना एनुअल लगाने की जरूरत नहीं। हम एनुअल क्यों नहीं लगाते? टाइम कंस्ट्रेंट और कॉस्ट कंस्ट्रेंट की वजह से, पैसा लगता है और टाइम लगता है। अब आ जाते हैं इंपेयरमेंट का पता कैसे चलता है कि एसेट इंपेयर हुआ है या नहीं। इम्पेयरमेंट, if carrying amount exceed recoverable, अगर कैरिंग अमाउंट
यानी बुक वैल्यू बढ़ जाए रिकवरेबल अमाउंट से तो इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं। कैरिंग अमाउंट कैसे आती है जनाब? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिकवरेबल अमाउंट कैसे आती है जी? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब वैल्यू इन यूज किसे कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो। इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक है फ्यूचर, मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग या प्रीवियस कैश फ्लो हमने शामिल नहीं करना, और दूसरा कैश फ्लो की बात हो रही है कि कैश इन या आउट हो रहा हो, नॉन कैश आइटम उसके अंदर ना, अगर होती है तो उनको रिवर्स किया जाता है। अगर कोई उसमें से माइनस हो चुकी है तो प्लस कर देते हैं, और अगर प्लस हुई है तो माइनस कर देते हैं। तो वैल्यू इन यूज फाइंड करते वक्त फ्यूचर नेट कैश फ्लो लेते, और वो भी इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन। एग्जिस्टिंग कंडीशन के नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेते हैं, और अगर वो कहते हैं कि इसको इंप्रूव करके कैश फ्लो चेंज हो जाने हैं तो नहीं लेते। फिर उसके बाद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी एग्जिस्टिंग हालत की लेनी है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एग्जिस्टिंग कंडीशन हो एंड टुडे, मतलब आज अगर बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, फ्यूचर की सेल वैल्यू भी नहीं लेनी। अगर बेचते हैं तो आज से मुराद जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है। गॉट इट? ठीक होगी बात? हाँ। इसमें प्री टैक्स रेट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसमें जो कैश फ्लो नहीं लेते वो कौन कौन से होते हैं? कैश फ्लो नॉट कंसीडर, नंबर 1 इंटरेस्ट एंड लोन, वो कभी भी नहीं लेना। टैक्स नहीं कभी लेना। डिविडेंड का अगर कुछ बताया हो तो नहीं लेना। डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। बैड डेट्स नहीं लेने। एक्रूड नहीं लेने। मतलब क्या है कि ओनली कैश फ्लो लेने हैं, और वो भी जो उस एसेट से हमें मिलने हैं। ओनली कैश फ्लो, और वो भी जो सिर्फ उस एसेट को इस्तेमाल करके मिलने हैं। ठीक होगी बात? अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिवर्सल का। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा, रिवर्सल का कॉन्सेप्ट तब अप्लाई करना है जब पहले इंपेयरमेंट हो चुकी हो। रिवर्सल का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है? जब पहले एक बार इंपेयरमेंट हो चुकी हो। ठीक होगी बात? अब सबसे पहली बात, हमारे पास अगर 100 रुपए का एसेट था, 20 का एक बार डेप्रिशिएट हुआ, 80 बच गया। फिर 20 का डेप्रिशिएट हुआ, 60 बच गया। जब वो 60 का बचा तो इंपेयरमेंट टेस्ट एप्लीकेबल हो गया।
हमने देखा उसकी रिकवरेबल अमाउंट और कैरेज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उसमें से हायर अमाउंट लिख ली और वो आई 50। अब 60 वाला एसेट 50 का हो गया, 10 का इंपेयरमेंट लॉस। तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। एक और बात, इसकी एक और एंट्री भी होती है, इलिमिनेशन accumulated depreciation to PPE 40 से, और फिर impairment loss to PPE 10 से। ये दो टाइप की एंट्रीज होती हैं। एक सिर्फ आप एंट्री पास कर दें इंपेयरमेंट लॉस की, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। एक ये एंट्री पास होती है। आई कैप अगर आपको कह दे कि एलिमिनेशन वाला करना है तो फिर वही रीवैल्यूएशन वाला केस, पहले सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करेंगे, फिर इंपेयरमेंट लगाएंगे, तो फिर एंट्री पास होगी इंपेयरमेंट लॉस डेबिट पीपीई क्रेडिट। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल में इंपेयरमेंट होती है और अगर कोई पहले सरप्लस पड़ा हुआ है तो पहले सरप्लस खत्म होगा, फिर इंपेयरमेंट लॉस है। रीवैल्यूएशन मॉडल में आप इंपेयरमेंट लॉस नाम लिखोगे, समझोगे रीवैल्यूएशन लॉस, नाम लिखोगे इंपेयरमेंट लॉस का, लेकिन बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट करोगे जैसे हम समझते हैं, जैसे रीवैल्यूएशन लॉस। तो ये भी तो वैल्यू कम हुई है ना। और बिल्कुल रिवर्सल के केस में अगर पहले कोई लॉस पड़ा हुआ है, पहले उसको रिवर्स करेंगे, फिर कुछ बचेगा तो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा। फिर ऐसे समझेंगे कि जैसे सरप्लस आ गया। तो रीवैल्यूएशन का केस आपने यानी परेशानी होना, सिंपल जब वो इंपेयरमेंट टेस्ट लगवाए, रीवैल्यूएशन लॉस की जगह बस लफ्ज इंपेयरमेंट लॉस लिखना है, बाकी कंसीडरेशन सेम होगी। हाँ, कॉस्ट मॉडल में ऐसा करना है, दो ऑप्शन है, एक ये है और एक ये। अब हमने अब इसको डेप्रिशिएट करना है। अब 50 को सपोज दैट अगर लाइफ इसकी 5 साल है तो 3 पे डिवाइड करेंगे, और अगर हमने 3 पे डिवाइड किया तो सपोज दैट, वैसे मैं लिख देता हूं 18, और ये तो वैसे के वैसे 20 आएगा, ये हो गया 14, ये हो गया 32। फिर हमारा ये बच गया 20, और ये कितना बच गया, 32 में से 18 माइनस किया 14। अब दोबारा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का चांस बन गया। अब हम फिर वही फाइंड करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। अगर वो रिकवरेबल अमाउंट हमारी आ जाती है सपोज दैट 17, तो 14 वाले एसेट की वैल्यू बढ़ गई। हमने फौरन इसको 17 के साथ कंपेयर नहीं करना, बल्कि हम देखेंगे इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उसके साथ कंपेयर कर। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस में आपने देखना है कि आपका एक्चुअल हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितनी है अगर ये इंपेयर ना होता तो, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है। इनमें से जो लोअर अमाउंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे और फिर हमारा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है। जैसे इसमें 14 को 20 के साथ कंपेयर करेंगे या 17 के साथ, 17 के साथ, तो आपका एसेट 3 से बढ़ गया। तो हम एंट्री पास करेंगे पीपीई डेबिट, एसओपीएल या रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। जी बिल्कुल रीवैल्यूएशन मॉडल में मिलेगी हर जगह, लेकिन उसमें ये कंपेयर हो रहा होता है एक्चुअल कैरिंग अमाउंट के डाटा के। अब आगे चलते हैं, यही केस 20 और 14 आया था आपके पास, और रिकवरेबल अमाउंट हमने फाइंड की तो वो 25 आ गई। अब ये तो हमें पता चल गया कि रिवर्सल हुआ है। अब हमने इस 14 को कंपेयर करना है इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है, तो 20 से कंपेयर करेंगे तो अब हमारा पीपीई डेबिट होगा, एसओपीएल क्रेडिट होगा 6 से। अब 9 से क्रेडिट, मतलब जब भी रिवर्सल हो, क्योंकि इस दफा इंपेयरमेंट लॉस है भी इंपॉर्टेंट,
इस दफा पेपर में आना भी है इंशाल्लाह। बस जो भी आए पेपर पास हो जाए, हमें टॉपिक से ताल्लुक ही नहीं है, हमारा ताल्लुक क्या है, अब पेपर पास हो जाए। बस दुआ फाइनल मांगा करो, ये कभी ना कहना कि या अल्लाह इस टॉपिक से सवाल आ जाए, वो आ जाएगा। अगर आ मुश्किल गया तो सवाल मुश्किल हो आसान हो, पेपर अच्छा हो बुरा हो, आखिरी कहानी बस। दुआ में मांगते वक्त पास होने की दुआ मांगे आए, पेपर पास होने की दुआ मांगनी है, अपने पास होने की दुआ नहीं मांगनी। या अल्लाह मुझे पास कर दे। चलें जी, हम 40 को अभी नहीं देख रहे, इंपेयरमेंट लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इंपेयरमेंट लॉस वाला मसला खत्म हो जाए सेपरेटली। ठीक 5-10 मिनट। आज टैक्सी क्लास है और फिर तो और लॉ की भी नहीं है, बस फिर आज बैठे हैं, टेस्ट है लॉ का, पार्सल आ जाता मतलब। चलें आए जरा कुछ इंपेयरमेंट 2025 में इंपेयरमेंट लॉस का खाना खुना खा कर आए थे फिर ठीक। ये एक क्वेश्चन बल्कि 2025 का है ये, अच्छा ये तो हमारा हो गया था, ये वो उसके अंदर टेस्ट हो गया था। हाँ जी, ये एक सवाल आया और बहुत सारे बच्चों से कंट्रोल नहीं हुआ। जिस बंदे को प्रॉपर डेफिनेशंस का नहीं पता ना, एप्लीकेशन का डेफिनेशन है क्या, उसका ये सवाल मुश्किल था। बाकी बच्चों के लिए जिसको पता था, 8 नंबर का सवाल था जिसके राउंड अबाउट 15 मिनट का टाइम हमें चाहिए होता है करने के लिए। कहता है कंप्यूट द इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी रिकॉग्नाइज्ड 31 दिसंबर 2023। ये इंपेयरमेंट लॉस का टॉपिक अभी आपका तैयार हो जाए, थोड़ा सा आपने एक दफा जाकर अपना लेक्चर रिवाइज कर लेना क्योंकि उसके अंदर तो हमने हर चीज लिखी हुई है। अब सवाल ये था, कहते हैं राजशाही लिमिटेड acquired a machinery 1st January 19 for rupees 480 million. RSL uses cost model, subsequent measurement and depreciation the machinery on straight line basis over its life. At the end of 21, the machine had undergone an impairment review and was consequently impaired by, ये बड़ा उसने काम पकड़ा हुआ है, ये लास्ट ईयर के पेपर में भी दिया है, मुझे लगता है दोनों पेपर में ना, दोनों पेपर एक ही बंदे ने बनाए। लास्ट टाइम उसने कहा था, अगर 2025 के क्वेश्चन में देखा कि जी रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया था 18 मिलियन का, वो से देता फेयर वैल्यू, तो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस खुद वैल्यू फाइंड करते हैं, उसमें उसने सरप्लस की वैल्यू दे दी थी। तो आपको याद होगा 81 में हम 18 ऐड करके 99 वैल्यू बनाई थी। अब ये क्वेश्चन है, वो कहता है कि 2021 में एसेट इंपेयर हुआ था और कितने से इंपेयर हुआ था, 40 मिलियन से। फिर कहता है फिर 2023 में जाकर द मशीनरी अंडरवेंट एन अदर इंपेयरमेंट रिव्यू एंड फॉलोइंग एस्टिमेट्स रिलेटेड टू मशीन वर एज फॉलो। उसने दे दिया रेवेन्यू और रिसीट फ्रॉम कस्टमर। रेवेन्यू का मतलब है इतनी सेल्स हुई और 122 का मतलब है इतने पैसे हमें मिल गए, हमने तो लेना कैश फ्लो। अगर ये रिसीट फ्रॉम कस्टमर ना होता तो हम रेवेन्यू को समझते कैश सेल्स, हम रेवेन्यू को ही कैश फ्लो समझ लेते, लेकिन अब उसने हमें रेवेन्यू भी दिया और रिसीट फ्रॉम कस्टमर भी दिया। कस्टमर वही होगा ना जिसको गुड सेल की होगी। इसका मतलब ये है कि ये उसी मशीन क्या यूनिट्स हैं जिसको सेल करके हमें कैश फ्लो आया। तो 2004 में तो हमारा कैश फ्लो कौन सा हुआ, रिसीट फ्रॉम कस्टमर, ना के रेवेन्यू। 2026 में क्या लिखा हुआ, रिसीट फ्रॉम कस्टमर, हमने कैश फ्लो लेना है। रेवेन्यू का क्या मतलब है, इतनी सेल्स हुई है। अब हो सकता है हमें पैसे मिले हों, हो सकता है पैसे, हमने कौन सा लेना है, एक्रूट तो लेते ही नहीं है, तो हम लेंगे कस्टमर। 2024 में आए पैसे 122
2025 में आए 134 और 2026 में आए 124। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और पेमेंट, कहता है खर्चा हुआ है 108 का, हमने पेमेंट कितनी की, तो हमारा आउटफ्लो कितना हुआ 56, 66 और फिर वो कहते हैं रीपेमेंट ऑफ द लोन, उसका प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट है, तो ये कैश फ्लो, लेकिन क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है इसलिए हमने ये नहीं, गॉट इट। फिर कहता है मशीनरी कैन बी सोल्ड इन करंट कंडीशन 135 मिलियन, however this amount is expected to decreased by 45 million with the passing of each year। हम कौन सा लेंगे, कहता है कि अगर दिस द मशीनरी कैन बी सोल्ड इन द करंट कंडीशन, अगर हम अभी बेच देते हैं तो 135 मिलियन की बिक जाएगी, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो यही है। हाँ, अगले 3 सालों में 45 मिलियन की वैल्यू कम होती जाएगी तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी बच जाएगी, मतलब 135 मिलियन तो आ जाए, 45 पहले साल कम हुई, 45 दूसरे साल कम हुई, 45 तो इसकी बच जाएगी रेजिडुअल वैल्यू, और वो रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, अगर कोई बच जाता तो वो रेजिडुअल वैल्यू में लिख दो, लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करंट कंडीशन वाली। इनकम टैक्स हमारे मतलब का नहीं है और एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 12%। अब हमने ये 2023 का डाटा गिवन है, 2023 की फाइंड करते हैं रिकवरेबल अमाउंट और फिर अपना काम करते हैं। एक दफा इंपेयरमेंट 2021 में हुआ है, एक दफा इंपेयरमेंट 2023 में हुआ है, तो हमने 2023 वाला रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले तो वैल्यू एंड यूज फाइंड करते हैं। दो 2025 2000 हमारा साल कौन सा भला पता है, 2023, और ये हम सारे कौन से कैश फ्लो ले रहे हैं, फ्यूचर, इनफ्लो आउटफ्लो और नेट कैश फ्लो। हाँ जी, आउटफ्लो आप मुझे बता दें, इनफ्लो सॉरी पहले 122 134 और आउटफ्लो में 56 66 78 56 66 78 ये हमारे पास आ जाएंगे नेट का कैश फ्लो। 66 पहले कितना आ गया, 66 दूसरे का 68 तीसरे का 46। अब हम देखेंगे यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर है 12%, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 0.892 डिवाइडेड बाय 1.12 0.797 0.711 711 जी 0.7 प्रेजेंट वैल्यू सॉरी 12% डिस्काउंट रेट गिवन है, और ये हमेशा अगर प्री टैक्स गिवन है और पोस्ट टैक्स गिवन है तो हमेशा प्री टैक्स लेना है, और अगर इसके अंदर इनहेरेंट रेट गिवन है और मार्केट का रेट गिवन है तो दोनों को प्लस करके ले, मार्केट का रेट और इनहेरेंट रिस्क ऑफ दैट एसेट दोनों को प्लस करके ले, ठीक है। पोस्ट टैक्स रेट अगर पोस्ट टैक्स गिवन हो तो उसको फिर 1/30 पे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर फिर टैक्स ऐड होगा, या उसका टैक्स 70% भी लिया जा सकता है। उसका मैंने फार्मूला भी लिखवाया था आपको कि पोस्ट बराबर होता है प्री इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, तो पोस्ट गिवन होगा तो प्री हम फाइंड कर लेंगे। 58.87 पहला कितना आ गया, 58.87 58.87 54.919
54.19 32.7 32.7 कितना आ गई प्रेजेंट वैल्यू 142.76 142.766 कर सकते हैं कर सकते हैं। अच्छा ये क्या चीज है भला वैल्यू इन और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट कितना अच्छा पॉइंट के बाद ना ये इससे इतना वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4 रुपए का फर्क आ भी जाए तो खैर होती है नहीं मोस्टली आई कैप इतना तो वो करता है क्योंकि आई कैप तो मोस्टली इस तरह से करके दे देता है ना पेपर जी आए जरा अब हमने पहले बुक वैल्यू भी तो फाइंड करनी है कैरिंग अमाउंट की वर्किंग करते हैं तो कब एसेट खरीदा था 1190 कितने का इसके ऊपर फौरन फार्मूला नहीं लगा देना क्योंकि दरमियान में एक इंपेयरमेंट हुई है तो इस पर फौरन फार्मूला नहीं लगेगा सबसे पहले इंपेयरमेंट हुई है 2021 में फिर इंपेयरमेंट हुई है 2023 में तो बिस्मिल्लाह करते हैं पहला साल एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 19 को कितना रेट या लाइफ है डिवाइडेड बाय 8 60 फिर 31 दिसंबर 20 फिर ये के 7 पे डिवाइड हुआ होगा स्ट्रेट लाइन मेथड है ना 60 कितना आया 300 फिर 31 दिसंबर 21 आपका एसेट 300 का बच गया था दिसंबर 2021 में उसकी बुक वैल्यू आ गई और ये 40 का इंपेयर हो गया था तो कितने का बच गया होगा 260 से अब आपका एसेट 260 का आगे चल रहा है अब हमने चलना है दिसंबर 2022 इसको साथ लेकर चलना है क्यों भला क्योंकि हमने एंड पे जाकर अगर रिवर्सल आ जाए तो इसकी भी जरूरत होती है अच्छा 260 को किस पे डिवाइड करेंगे 5 पे क्योंकि 3 साल तो गुजर गए करो जरा 5 पे डिवाइड कितना आ गया 220 फिर दिसंबर 2023 अब हमारा ये डाटा है ये तो वैसे साथ एक लायबिलिटी लेकर चल रहे हैं 180 और यहां पर 52 तो 208 में से 52 माइनस अब 156 और इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 140 इसका मतलब है फिर ये रिवर्सल नहीं हुआ फिर इंपेयरमेंट हो गई रिवर्सल होता तो कब होता तो 156 से ज्यादा वैल्यू आती तो ये मजीद इंपेयर हो गया है और कितना इंपेयर हुआ है 13 से और क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन की कहता है कंप्यूट द इंपेयरमेंट लॉस कंप्यूट द इंपेयरमेंट लॉस तो हम यहां पर लिखेंगे ये हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा नाम लिखेंगे computation of impairment loss for the year 2023 हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी अमाउंट कैरिंग है 156 और फिर लिखेंगे उसकी रिकवरेबल अमाउंट 140 अगर आपका इंपेयरमेंट लॉस ना आता तो आप यहां पर लिख देते नो इंपेयरमेंट
अब तो इम्पेयरमेंट लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस सॉरी 145 है तो दो कम आ जाएगी, यहाँ पर 145 लिख देंगे और वो दो का जो ये आ जाएगा 911 आ जाएगा। हाँ जी, जो पूछे वो जवाब देना। उसने इम्पेयरमेंट लॉस पूछा, ये उसको मिल गया, और पूछा भी सिर्फ 2023 का, बाकी सारा कुछ वर्किंग है। इसकी एंट्री पास कर रहे हैं फिर बाद? नहीं, एंट्री तब पास करनी है जब वो खुद कहेगा। उसने पूछा इम्पेयरमेंट लॉस, तो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, खत्म हो गई कहानी, आगे कुछ नहीं लिखना। रिक्वायरमेंट अप्रोच, सारे पेपर्स के अंदर जो पूछा है उतना जवाब देना है। उसने देख ले कि लिखा हुआ है कंप्यूट द इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ मशीन रिकॉग्नाइज्ड इन दिसंबर 2023। तो ये है दिसंबर 2023 का इम्पेयरमेंट लॉस। फिर ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की। वजह, क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू, और बच्चे इंपेयरमेंट लॉस लिखकर जर्नल एंट्री पास करके देकर आ गए। और फिर आई कैप ने क्या किया, उन्हें दोबारा बुलाया 6 महीने बाद। तो इसलिए पहले ही सही जवाब देकर आ जाओ उसको, ताकि उसे दोबारा बुलाने की जरूरत। और वो कहता है कि दिसंबर 2021 में भी उसकी वैल्यू बताओ, कैरिंग वैल्यू, और दिसंबर 2022 में भी बताओ। नंबर ये 8 ही दे रहा है मुसलसल। 1 जुलाई 19 SL purchased a manufacturing plant for 570 million, और यहां पर हमारा दिसंबर साल है। The plant is being depreciated at the rate of 15% using the reducing balance method. December 2021, the remaining life of the plant was 4 years, resulting increase in depreciation 5%. कब की बात कर रहे हैं? दिसंबर 2021। अब एक बात जरा सुनना, 31 दिसंबर 2021 को चेंज आ रहा है, लाइफ भी चेंज हो रही है, डेप्रिसिएशन भी चेंज हो रही है। तो 2021 की डेप्रिसिएशन पुराने रेट के हिसाब से लेंगे या नए रेट के हिसाब से? दिसंबर 2021 में चेंज है, डेप्रिसिएशन लेने से पहले चेंज लेंगे। डेप्रिसिएशन फिर भी नए तरीके से आएगी। याद रखें, चेंज इन एस्टिमेशन में डेप्रिसिएशन जब भी फाइंड करनी है, वो जिस तरीके से मर्जी आए, आपको पता है डेप्रिसिएशन भी तो एंड पर ही लेनी होती है, तो नए तरीके से लेंगे। सॉरी, जो मर्जी, तो नए रेजिडुअल वैल्यू से डेप्रिसिएशन लेंगे, कॉस्ट माइनस नई रेजिडुअल वैल्यू। आगे वो कहता है कि एसएल कैरीड आउट द इंपेयरमेंट टेस्ट दिसंबर 2021 दिसंबर 2022। चलो ये तो अच्छा हो गया कि उसने साथ साथ ही इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन कहता है एनुअल कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, 2021 में 245, 2022 में 263 एनुअल कैश फ्लो। हम कहां पे खड़े हैं अभी? हमारा साल कौन सा है? 2021। वो कहता है कि हमारे पास अभी 2000 दिसंबर 2021 पे खड़े हैं, और दिसंबर 2021 में खड़े होके हमारा एनुअल फ्यूचर एनुअल कैश फ्लो 245 है और 260, और लाइफ कितनी है? 4 साल। अच्छा, ये 4 साल 2021 के बाद कितने साल होंगे? 4 साल होंगे या 3 साल? ये 4 साल। वो कह रहे हैं कि दिसंबर 2021 द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड 4 इयर्स।
21 के बाद कितने साल हुए? 4। आगे कहता है एनुअल कैश फ्लो आउटफ्लो 167 और 174। फिर वो कहता है एनुअल इंटरेस्ट लेते नहीं है। नेट सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इन द करंट कंडीशन, ये है आपकी रेजिडुअल। ठीक है, ये हमारा कैश फ्लो होता है। फिर वो कहते हैं एडिशनल सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इफ द प्लांट इज मॉडिफाइड, नहीं लेंगे। सॉरी, क्या करेंगे इसको? रेजिडुअल वैल्यू कौन इग्नोर करता है? वो हमारा कैश फ्लो होता है, फ्यूचर कैश फ्लो होता है। तो ये वो आप तो उसी की है। 2021 में जब उसने कैश फ्लो एस्टिमेट किए थे ना, तो तब उसने कहा था कि इतने साल बाद अगर बेचेंगे तो 140 की बिक जाएगी, और फिर 2022 में चेंज वो 142 की बिक रही है। उसके बाद है करंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये भी लेंगे। और डिस्काउंट रेट 2021 के लिए 12% और 2022 के लिए 10%। जब ना बताया तो प्री टैक्स होता है। हाँ जी, अगर ना बताया हो तो प्री टैक्स होता है, और टैक्स उसके अंदर है ही नहीं कहीं। हाँ जी, वो कहता है कैलकुलेट द कैरिंग वैल्यू। अब हमने कैरिंग वैल्यू बतानी है। जैसे अगर मैं पिछले सवाल में बताऊं, अगर वो हमसे कैरिंग वैल्यू पूछता है, पता जवाब क्या होता? 143। ये आपकी रिकवरेबल अमाउंट है ना। आप कैसे इंपेयर हुआ? 156 वाला एसेट 13 से इंपेयर हो गया तो कितना का बच गया? जब एसेट हमारा इंपेयर होता है ना, तो हमारा एसेट आता है कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट से जो लोअर अमाउंट होती है ना, उस पे आता है। तो पेपर में जवाब क्या देना है अब? 143। अब इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले 2021 का काम करते हैं, फिर 2022 का करते हैं, और उसने जो पूछा है जवाब वो देना है कैरिंग वैल्यू। ठीक होगी बात? तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके पास 2021 में हम खड़े हैं, तो आपने के पास एक लाइफ है। सॉल्यूशन हम बाद में लिखते हैं। 2022, 2023, 2024, 2025। ये किस साल की बात कर रहे हैं हम? 2021 पे खड़े हो गए। नेट कैश फ्लो या एनुअल कैश फ्लो 245। आउटफ्लो, हर साल का आउटफ्लो कितना है? 167। रेजिडुअल वैल्यू भी है 140। ये आपके आ गया नेट कैश फ्लो। अभी हम सिर्फ 2021 को देख रहे हैं। पहले का कितना आ रहा है? 78 और 78 में 140 ऐड कर दें, कितना? 218। डिस्काउंट फैक्टर 12%। हाँ जी, इसका लेना है 12%। 0.892, 0.797 और 0.635। हाँ जी, देखें जरा, यही आ रहे हैं 635। 635 प्रेजेंट वैल्यू 78 को 0.9892 से मल्टीप्लाई करें, 69.57। 62.16। 62.16।
78 का 0.711 55.45 55.45 और 218 का 0.635 138.43 138.43। अब इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है 325.8। कोई बात नहीं। अब ये है वैल्यू इन यूज और इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वो 300 300। तो इसमें से हमारी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 325 326 ही लिखते हैं। ये हमारे पास 2021 का डाटा कंप्लीट हुआ, उसकी रिकवरेबल अमाउंट हमने 2021 की फाइंड कर। अब सेम डाटा है 2022 के लिए फाइंड करते हैं। अब जब 2022 के लिए फाइंड करेंगे तो हमारे साल आएंगे 2023, 2024, 2025। 3 साल है 2021 में रिमेनिंग लाइफ 4 साल थी ना, 3 साल इसमें। तो अगर 2022 में देखें तो फिर 1 साल गुजर गया 3 साल रिमेन, 1 साल तो गुजर गया। इसके नेट कैश फ्लो उसने बता दिए 263 और आउटफ्लो 174 89 रेजिडुअल वैल्यू 142 yes 89 और then drop का 89 231। डिस्काउंट फैक्टर 10%। डिस्काउंट फैक्टर कितना है 0.909 826 0.683। प्रेजेंट वैल्यू 89 को मल्टीप्लाई कर दें 0.909 से 80.90 80 80.90 80.9 73.51 73.51 157.7 157.8 कर डबल 7 ही रहने देते। कितनी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती 328। ये हमारी वैल्यू एंड यूज आ गई और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वो कितनी है 280। तो रिकवरेबल अमाउंट हमारी कितनी आ गई 312 आ रही है 328 नहीं क्या 312 चलो 312 कर लो। तो चलो खैर है। चले अब आए जरा पेपर में सॉल्यूशन कैसे करना है। उसने कैरिंग अमाउंट पूछी है ना, तो हेडिंग में लिखो कैरिंग अमाउंट ही 2021 और 2022 की उसने कैरिंग अमाउंट पूछी।
वर्किंग का रेफरेंस देकर काम करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो आप चलते हैं कि एसेट खरीदा कब था और कितने का था। 570 का, और 570 का खरीदा था 1 जुलाई 2019 को। वर्किंग नंबर 1 1719 570, पहला साल एंड हुआ 31 दिसंबर 19। क्या रेट है? 15%। मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। 570 का 15% ले ले, 42.75। 42 माइनस करें इसको, 527.25। 2020 तक तो कोई पता नहीं था, नॉर्मल काम चल रहा था। इसका 15% ले, 79.08। तो कितनी बुक वैल्यू बच गई? 448.16। 448.16। अब जरा ध्यान से सुनिए, 2021 में हम पहुंच गए। 2021 में इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है तो उसकी कैरिंग अमाउंट के साथ रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करनी है, कैरिंग अमाउंट के साथ रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करनी है। तो पहले कैरिंग अमाउंट तो फाइंड कर लें। तो 2021 में जब हमने कैरिंग अमाउंट फाइंड की तो इसका रेट 20% अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2021 में 5% रेट बढ़ गया था। 2021 में 5% रेट बढ़ गया था। तो डेप्रिसिएशन जब हमने अप्लाई करनी है तो डेप्शन अप्लाई करने के लिए चेंज अप्लाई करके, तो कितनी डेप्शन आ गई? 89.6। ये आ गई आपकी कैरिंग अमाउंट। कितना? 358.5। और ये चीज अब 2021 की बताया रिकवरेबल अमाउंट कितनी आई थी? 2021 की रिकवरेबल अमाउंट कितनी आई? 326। ओके, और इसकी कैरिंग अमाउंट है 358 और रिकवरेबल अमाउंट है 326। एसेट रिपेयर हुआ या नहीं? अब एसेट हमारा जितने का भी इंपेयरमेंट हुई है लिख लो, इसके दरमियान कितना डिफरेंस है? कितना? 32 चाहे तो आप इसमें से माइनस करके आगे बढ़ना शुरू कर दो, या अपना एसेट अब ये लिख लो, क्योंकि अब आपका एसेट रिड्यूस हो गया है। आपका अब एसेट आगे जिंदगी में किस वैल्यू से चलेगा? 326 से। तो 2021 की बुक वैल्यू में उसकी 358 लिखूं या 326 लिखूं? तो ये जवाब देना था। 32.5 जवाब ही नहीं था, आंसर उसने पूछा था कैरिंग अमाउंट इस डेट की क्या होगी, तो 326। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। इस पहले कॉलम को साथ लेकर चलेंगे, कल रिवर्सल अगर आ जाए तो हमें वापस ना मुड़ के देखना पड़े। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसका 20% लेते हैं, लेकिन हमारा अब एसेट ये वाला है 326। उसका 71.70। पहले का कितना आ गया? 71.70। 71.70 और 326 का 20% 65.2। हाँ जी, 358.52 में से 71.70 माइनस करें, 286.8। 286.82 और 326 में से 65.2 माइनस करें, 60.8। अब हमारी कैरिंग अमाउंट ये है, और इस दिन रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? जाओ जरा देख कर आओ। 312। आओ जरा 312 लिख कर करते हैं। इसकी रिकवरेबल अमाउंट आ गई 300।
अब हमने अपने इस एसेट को, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई, जी रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है, तो रिवर्सल को देखेंगे कि 312 के साथ कंपेयर करें या 286 से कंपेयर करें। 286 वजह क्योंकि हम इन दोनों में से लोअर अमाउंट के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारा रिवर्सल आ जाएगा। तो इसके साथ कंपेयर करें तो रिवर्सल कितना आया, 280.8 माइनस 286.26 तो अगर वो रिवर्सल हमसे पूछता तो 26 है आंसर, लेकिन उससे हम क्या, हमसे क्या पूछा, कैरिंग अमाउंट, और कैरिंग अमाउंट हमारी 26.8 अब 286.82 है, और यही हमारा जवाब है 286.8। अब पेपर में ये आंसर था आपका, और बाकी सारी आपकी वर्किंग है। ठीक होगी बात। एक ये वाहिद सवाल आया जिसमें उसने कैरिंग अमाउंट पूछी है, बाकी सारे सवालों में इंपेयरमेंट लॉस पूछा है। तो स्टूडेंट्स ने ना कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वो कहते हैं जी हर साल इंपेयरमेंट लॉस ही बताना है हमने। हाँ अच्छा, ये एक है कि हम ये भी कर सकते थे कि 15% को 1.05 से मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है, लेकिन लाइफ 4 साल हो गई है ना, तो लाइफ अगर हम 4 साल देखें तो रेट उस हिसाब से बढ़ाएं, तो इसलिए फिर 5% हमने ऐड कर दिया। इंपेयरमेंट लॉस का एक और सवाल देखते हैं। ये वो सवाल अभी हमने किए हैं जो आपकी बुक में नहीं है। अब सारे सवाल बुक वाले हैं, ये शायद ये है या नहीं, ये है सर, ये करवाने। चले जी करवा देते हैं। अभी ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मेरा प्लान, ये कौन सी अटेम्प्ट पे पहुंच गया, ऑटम 2022, और वैसे हम नॉर्मल 23 तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो ऑटम 2022 के बाद ना हम फिर IS 40 पे जाते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा IS 40 करवा दूं, फिर IS 40 के 1-2 सवाल करवा दूं, तो फिर इस तरह से ये होगा कि हमारा ओवरव्यू हो जाएगा सारे तीनों स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड्स का। फिर पेपर वाइज जो सवाल हो गए उसको छोड़ते जाएंगे, जो सवाल नहीं हुए वो करते जाएंगे। वो करेंगे भी इस तरह से कि मैं आपको पेपर बताया करूंगा कि इतने पेपर आपने घर से अटेम्प्ट करके, आप घर बैठ के अटेम्प्ट कर लेना, मैं आपको जो लोग इधर आ रहे होंगे उनके साथ क्वेश्चन हल करके आपके घर पहुंचा दे। पर दरवाजा खोल देना, पता है ना दरवाजा खोलने का मतलब क्या है, कि सुन लेना। फर्स्ट मार्च 2017 Germany Limited imported an automatic plant 130 million। अहमद रजा समय लग रही है पक्की वाली। The commissioning of the plant was completed on 1st January 18 at a cost of rupees, इसका मतलब है एसेट आपका कितने का हो चुका है, 140 मिलियन का। द इकोनॉमिक लाइफ इज 12 साल और यूजफुल लाइफ इज 8। इकोनॉमिक दोनों में से एक लाइफ गिवन होती तो वही ले लेते, दोनों लाइफ गिवन हो तो फिर यूजफुल लाइफ। The plant is being depreciated 20% using reducing balance method due to decline demand for the product। ये कौन सा इंडिकेटर है, डिक्लाइन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, एक्सटर्नल है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कस्टमर को मोटिवेट करें कि जी हमारी चीजें खरीदो। An impairment test was carried out December 2021। Following information has been gathered for impairment test। The current selling price of the similar plant in the local market 50 million
द प्रेजेंट डीकमीशनिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट टू सेल 2 मिलियन। फेयर वैल्यू लेस। यहां पर लिखा हुआ है करंट सेलिंग प्राइस सिमिलर प्लांट। अगर हमारे इसके बारे में सुन ले, अगर हमारे एसिड की अपनी सेलिंग प्राइस गिवन होती तो वो लेते, और अगर दोनों गिवन, सिर्फ गिवन ही एक हो, जो भी फिर चाहे सिमिलर एसिड की गिवन हो चाहे हमारे एसिड, दोनों में से एक वो ही ले लेंगे अगर एक गिवन हो। अगर दोनों गिवन हो तो अब कौन सी लेनी है? अपने ऐसे अपने एसिड की सेलिंग प्राइस। इसमें उसने कहा जी सिमिलर प्लांट 50 मिलियन का लोकल मार्केट में बिक रहा है 2 मिलियन और 2 मिलियन उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट है, तो हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गया। द प्लांट नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ 4 मिलियन, ये भी हमारा कैश फ्लो होता है। द करंट मार्केट रिस्क इज 8%। इसका मतलब है ओवरऑल इन्फ्लेशन वगैरह जो मार्केट रेट है ना ओवरऑल वो 8% है, और स्पेशली हमारे एसिड को कुछ ज्यादा मसला हुआ है। इन्वेस्टर वुड आस्क एडिशनल रिटर्न 2% बेरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट ऑफ सच प्लांट, तो प्लस करके हमारा जो डिस्काउंट रेट हो गया वो 10% हो गया। A junior accountant has calculated following net cash flow from the operation of the plant. उसने कहा जी नेट कैश फ्लो 2022 में इतना है, 2023 का, 24 का और 25 का। साल तो शुक्र है उसने ठीक लिए। जब भी जूनियर का लफ्ज आ जाए ना तो परेशान होना बनता है कि उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कहता है however a review accountant working papers revealed the following: depreciation has been included as outflow, ऐड कर वो तो डेप्शन तो लेनी नहीं थी तो ऐड कर देंगे फाइंड करके। टैक्स पेमेंट 2 मिलियन हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो, ये भी ऐड टैक्स भी नहीं लेते होते, ये भी ऐड कर दें। इनफ्लो फ्रॉम प्लांट इन 22 इंक्लूड रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, हमने लेना होता है फ्यूचर कैश फ्लो। माइनस कर देंगे। वो कहता है एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री बेच के जो पैसा आया है वो 2022 के इनफ्लो में शामिल है, 3 मिलियन तो माइनस कर देंगे। ठीक होगी बात। इसमें एक चीज हमें फाइंड करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन 2025 तक, क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन फाइंड नहीं किया, क्योंकि गिवन होती तो वही लिख देते। उस जूनियर है ना, उसने आउटफ्लो शो किया हुआ है उसको, मतलब माइनस किया हुआ है, मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किया हुआ है, तो उसने आउटफ्लो के अंदर ऐड करके माइनस किया हुआ है, तो उसने माइनस किया हुआ तो हम वापस ऐड बैक कर देंगे क्योंकि इसको इग्नोर करना। टैक्स का भी यही काम है। और एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री की सेल उसने इनफ्लो शो की हुई है, मतलब प्लस किया हुआ, तो ये हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले आपका एसेट कब खरीदा, कितने का खरीदा? 1118 140 अवेलेबल फॉर यूज 1118 है ना, ये अच्छी बात है क्योंकि साल दिसंबर है, तो पहले दिसंबर 4 सालों की 2018 क्या रेट है? 20%। 20%। जी सर 20%। 20% ही है। कितनी वैल्यू आ गई? 28। 28 कितना बच गया? 1112 दिसंबर 19 22 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 22.89.26 89.6 दिसंबर 20 17.9 हमारा साल है 2021 तक है ना। 22.4 कौन सा? पहले वाली 22.4, ये कितना आ रहा है? 89.6। चलें जी, इसका 20% लें। 71.687 का दिसंबर 2021 मल्टीप्लाइड बाय 20%,
अब डायरेक्ट भी इसकी यहां तक की बुक वैल्यू फाइंड कर सकते थे फार्मूले से। 14.34 57.38 है ना। अब ये चीज हमें चाहिए थी, बुक वैल्यू चाहिए थी ना, बट उसने क्या किया, अगले 22 23 24 25 अगले 4 सालों की भी डेप्रिसिएशन फाइंड करके आउटफ्लो शो किया हो। इसका मतलब है जो उसने फाइंड करके माइनस किया हुआ है वो भी तो हमें पता लगना चाहिए ना। तो हम आगे फर्दर मजीद इसको 2025 तक जाना पड़ेगा। तो दिसंबर 22 इसका लेंगे 20%। कितनी वैल्यू? 11.48 5 कर लो 45.92। फिर दिसंबर 2, ये ज्यादा ब्लैक वाला ना गलत उसने किया हुआ है, उसने ये डेप्रिसिएशन माइनस की हुई है, हम जाकर ये वाली डेप्शन ऐड बैक करते हैं। 45.9 का 20% 9.2 कितना? 36.7 आ रही है मल्टीप्लाइड बाय 20%। दिसंबर 24 कितना? 7.34 29.7 जी दिसंबर 25 5.9 5 पॉइंट खत्म। इन 4 सालों की डेप्रिसिएशन हमें इसलिए जरूरत पड़ी थी कि हमने अपने कैश फ्लो ठीक करने थे। ठीक होगी बात। और ये वैल्यू हमें चाहिए थी क्योंकि ये 2021 की भी बुक वैल्यू चाहिए थी। अब हम अपना सवाल करते हैं, उसने इंपेयरमेंट लॉस पूछा है तो नाम लिख देना, इंपेयरमेंट लॉस लिख देना फॉर द ईयर, जिस फॉर्मेट में मर्जी करो, आपकी अपनी मर्जी है। कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट और इंपेयरमेंट लॉस, इस फॉर्मेट में करना है, इस फॉर्मेट में कर लो, जिस तरह से आपका दिल करे। पीपीई हमारे पास कितने थी उसकी बुक कैरिंग अमाउंट? 2021 में, दिसंबर 2021 में 57.4 57 पॉइंट रिकवरेबल नोट के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग नंबर 1 22 23 24 और 25 लाइन लगा लेना कि ये 22 23 24 25 ऐड ही ना कर देना। हाँ जी, गिवन कैश फ्लो 11 7 3 1 डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक करो। कौन से वाले बोला? 22 23 24 25 वाले 11.48 मतलब 5 9.18 7.34 5 पॉइंट ये वापस ऐड बैक कर। उन्होंने टैक्स भी किया हुआ है हर साल का, और एक इन्वेंट्री जो एग्जिस्टिंग बेची है ये हमारे नेट कैश फ्लो आ 21.5 जी 18.2। अच्छा रेजिडुअल वैल्यू भी तो है, रेजिडुअल वैल्यू भी लिखो आखिर में। 4 से है जी। हाँ जी 12.3 12.3 12.9 डिस्काउंट फैक्टर 10% 0.909 0.8263
0.751 0.682 प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी करें जरा फाइंड 21.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 19.454 19.54 15.003 03 9.014 01 और ये 8.80 8.80 तो चारों को प्लस कर दें तो आपके पास 52.3x और आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है 48 तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई 52.38 52.38 मजीद आसान कर दो। हाँ जी क्या इंपेयर हुआ या नहीं और कितना हुआ 5 से ये आपका इंपेयरमेंट लॉस और यही जवाब है। बाकी रेफरेंस देंगे वर्किंग नंबर 1 वर्किंग नंबर 2 जो वर्किंग से आ रहा है वो रिजल्ट आपने बता दें। चलिए जी थोड़ी सी ब्रेक चाहिए या चलते जाएं? जब ज्यादा टाइम आ जाए तो वो सारे कैश फ्लो का ना एक ही वो सिंगल वो कैश फ्लो होता है उसके लिए फिर आपने डिस्काउंट फैक्टर होता है 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन ओवर आई वो डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा उसको वो एक दफा मल्टीप्लाई कर देंगे वो सबका क्या है लेकिन ये रेजिडुअल वैल्यू पर अप्लाई नहीं होना। रेजिडुअल वैल्यू के लिए अप्लाई होगा रेजिडुअल वैल्यू ओवर 1 प्लस आई की पावर एन। इनको इसका कैश फ्लो और इसका कैश फ्लो प्लस कर लेंगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू। अगर रेजिडुअल वैल्यू दिएगी तो वो वाला भी लगाएंगे ये कब लगाएंगे सर देखो ना अगर 10 सालों का फिक्स्ड कैश फ्लो है उस पर तो ये लग जाएगा और रेजिडुअल वैल्यू पर तो ये नहीं लगेगा क्योंकि वो अमाउंट और होगी तो उस पर ये फिर अलग से लगेगा। एन्युटी बढ़ा दो। चलें फिर थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं IS 40 का। इंपेयरमेंट लॉस के भी क्वेश्चन सारे करने हैं लेकिन वो आप कंबाइन करेंगे एक दफा 40 को सेपरेटली करने के बाद।